हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम बिहार प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए जीएस में हिस्ट्री करने वाले हैं। और ये आपका हिस्ट्री का टोटल जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने पहला टॉपिक ऑलरेडी कर लिया है, जो कि ये ब्रिटिश विजय की पूर्व संध्या पर भारत हमने कर लिया है। इसके बाद आज की वीडियो में हम ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय पढ़ेंगे। आप ये देखेंगे कि कहीं पे डायरेक्टली ये चैप्टर दिया हुआ नहीं है कि ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, बट मेरा मानना ये है कि आप जितने भी टॉपिक इसमें देखेंगे, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, जितना मैक्सिमम हिस्ट्री आपने दिया है वो सारा मॉडर्न हिस्ट्री मैक्सिमम है। तो उसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी ब्रिटिश भारत से ही रिलेटेड है। तो यू मस्ट नो कि ब्रिटिशर्स का इंडिया में आगमन कैसे हुआ, वो किस तरह से अपना एक तरह से विस्तार किए, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आज ही हम 1857 की क्रांति भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर है ब्रिटिश राज का अभ्युदय। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें तो ब्रिटिशर्स आना कैसे शुरू हुए इंडिया में, किस तरह से इनका आगमन हुआ। तो ब्रिटिशर्स से पहले तो यूरोपीय देश से बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग आना शुरू हो गए थे, यात्री आने शुरू हो गए थे। पर एक तरह से जो व्यापार का पर्पज़ लेके आना और उसके बाद से इंडिया में इस तरह से इस्टेब्लिश हो जाना, वो ब्रिटिशर्स ने किया था। इसके पहले हमारे पोर्तुगीज भी आ चुके थे। 1498 में वास्को डी गामा इंडिया आ चुका था और यहाँ से व्यापार करके भी जा चुका था। बट अगर हम सबसे पहले शुरुआत देखें तो 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की जो रानी थी उस वक्त वहाँ पे एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आकर व्यापार करने का अधिकार दे दिया। बोल दिया भाई जाओ तुम आराम से अपना वहाँ पे जाके क्या करो, बिजनेस करो, और जितना टैक्स होता है हमको लाके यहाँ पे इंग्लैंड में तुम दो। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो उसके बाद से कैप्टन हॉकिंस आते हैं। ये पहले अंग्रेज रहते हैं जो कि मुग़ल दरबार में आते हैं और जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये आए रहते हैं। कैप्टन हॉकिंस आते हैं सबसे पहले मुग़ल दरबार में, किसके थ्रू आते हैं तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आते हैं। ठीक है, पहले कुछ राजा हुआ करते थे ना, तो हर जगह राजा होते हैं, तो जेम्स प्रथम थे वहाँ पे, उनके अंतर्गत जो है कैप्टन हॉकिंस जो है इंडिया में आते हैं राजदूत के तौर पे। तो ये क्वेश्चन अक्सर बनता है कि जब कैप्टन हॉकिंस इंडिया आए थे व्यापार का एक तरह से प्रस्ताव लेकर के, तो इंडिया में उस वक्त शासक कौन था। तो मुग़ल शासक में उस वक्त जहांगीर थे, जो कि अकबर के बेटे थे। ठीक है, जहांगीर का शासन चल रहा था। कैप्टन हॉकिंस 1609 में आए थे। ठीक, तो इनका आना हुआ, उसके बाद से यहाँ पे रहे वगैरह। उसके बाद से इन लोगों ने क्या करवाना शुरू किया, अपनी कोठियाँ बनाना शुरू की, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो उनकी कुछ किले वगैरह होंगे जहाँ से वो व्यापार को अपना प्रोसीड करेंगे। तो अंग्रेज़ों की प्रथम व्यापारिक कोठी वो कहाँ बनी थी, ये कई बार क्वेश्चन बना है कि सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे बनाया था। तो ये ऑप्शन में आपको फंसाता है मछलीपट्टनम और सूरत दे करके, पर एक्चुअली इन्होंने बनाई थी 1611 में सबसे पहले मछलीपट्टनम में, और दूसरी जो बनाई थी 1613 में सूरत में बनाई थी। ठीक है, जहांगीर ने थॉमस एडवर्ड को 1613 में फरमान दिया था। अब देखिए सबसे पहले 1609 में कौन आता है, कैप्टन हॉकिंस आते हैं। उसके बाद से 1613 में ये आपके थॉमस एडवर्ड आते हैं कि भाई आप आइए। ये जब आए थे तो उसके बाद से इनको ऑर्डर मिल गया जहांगीर के द्वारा कि तुम सूरत में क्या कर सकते हो, फैक्ट्री खोल सकते हो। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो वो हो गया आपका क्या, मछलीपट्टनम में। फिर 1615 में जेम्स वन ने सर टॉमस रो को भेजा। ठीक है, और उस टाइम जब ये मुग़ल दरबार में आते हैं तो पूरे 4 साल तक यहाँ पे इंडिया में रहते हैं। ठीक, तो उस वक्त शाहजहाँ व जहांगीर से फरमान इनको मिलता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। फिर 1632 में अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहला फरमान ये पूछता है कि अंग्रेज़ों को किसके द्वारा गोल्डन फरमान मिला था। तो ये इनको मिला था गोलकुंडा के सुल्तान से। हमें यहाँ पे एकदम जो सीरीज वाइज चीज़ें हुई हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, मतलब व्यापार को फैलाने को लेकर के, वो चीज़ें हम यहाँ पे स्पेशली देख रहे हैं। बाकी चीज़ें हम बाद में अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक के अनुसार देखेंगे। यहाँ बेसिकली हमारा ये है कि इनका जो व्यापार था वो कैसे कैसे वन बाय वन स्टेप पे किस तरह से बढ़ते चले गए थे। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे देखनी है। तो 1615 में इनको जहांगीर और शाहजहाँ से मिल जाता है फरमान। फिर 1632 में इनको गोल्डन फरमान भी मिल जाता है। अब क्या होता है, फाइनली 1639 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला अंग्रेज़ों ने बनाया रहता है। ये कहाँ पे बनाते हैं ये लोग, मद्रास के चंद्रगिरी में बनाते हैं। राजा से पट्टे पर लेकर के ये लोग बनवाते हैं। ठीक,
फिर 1661 में पोर्तुगीज जो रहते हैं उन्होंने बम्बई को इनको दहेज में दे दिया होता है चार्ल्स सेकंड को। होता क्या है कि पोर्तुगीज की जो राजकुमारी कैथरीन होती है उनकी शादी होती है चार्ल्स सेकंड से, जो कि इंग्लैंड के राजा रहते हैं। तो उनसे इनकी शादी होती है। तो इस खुशी में जो है पोर्तुगीज क्या करते हैं, क्योंकि पोर्तुगीज पहले से ही इंडिया में प्रेजेंट रहते हैं और वो कई जगह इंडिया के कई जगहों को जो है अपने मतलब एक तरह से उनके शासन में वो रहता है। तो मुंबई भी एक बंदरगाही जगह रहता है। तो मुंबई को ये लिए क्या करते हैं, चार्ल्स सेकंड को एज अ दहेज दे देते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें तो अभी व्यापारिक कोठी बनाने से लेकर के फरमान मिलने तक थी। अब बात ये होती है कहाँ पे इनको व्यापारिक छूट मिल जाती है, मतलब इनको टैक्स नहीं देना है, ये चीज़ इनको कहाँ मिलती है। तो अंग्रेज़ों को सबसे पहले व्यापारिक छूट 1651 में 51 में ये बंगाल के शासक शाह सूजा से मिलती है कि भाई तुम यहाँ बंगाल में क्या कर सकते हो, टैक्स फ्री व्यापार जो है कर सकते हो, व्यापारिक छूट है, व्यापार पे तुमसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। फिर 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1200 रुपये प्रति भुगतान पर सुल्तानती, कलिकट और गोविंदपुर की जमींदारी मिल जाती है कि मतलब आप यहाँ पे जमींदारी कर सकते हैं और आपकी कितने रुपए देने हैं, आपको मात्र 1200 रुपये देनी है। ठीक है, और यहाँ पे आप किले बना सकते हैं। ठीक है, तो 1698 तक इनकी ये कंडीशन हो जाती है कि मात्र 1200 रुपये पे दे करके ये लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जमींदारी और किले बना सकते हैं। फिर क्या होता है, इनका विस्तार होता जाता है और ये जो किला बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम फोर्ट विलियम रखते हैं। यही बाद में जो है कोलकाता नगर बनता है और जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी थी। ये क्वेश्चन कई बार आपको मिलेगा कि किस अंग्रेज़ ने कोलकाता की नींव रखी थी या किसके द्वारा बनाया गया था। तो जॉर्ज चार्नॉक ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, क्योंकि यहीं पे फोर्ट विलियम किला बनाया गया था। ठीक है, और फिर बाद में इसको एक शहर बना दिया जाता है। फिर बाद में ये लोग जब इनका शासन अच्छा खासा हो जाता है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वगैरह ये बनाते हैं अंग्रेज। ठीक है, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैंने नोट किया है जो कि ब्रिटिशर्स से नहीं बल्कि फ्रांसीसियों से रिलेटेड है पर इम्पॉर्टेंट है। 1674 में फ्रांसीसियों ने वलिकोंडापुर सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया था, जो कि आज हमारा यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी है, उसको पांडिचेरी कहा गया। ठीक है, अब हम देखते हैं बहुत ही जो फेमस युद्ध रहा है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, कर्नाटक युद्ध। अच्छा, कर्नाटक युद्ध का जो रीजन था वो इंडिया में नहीं था, वो एक्चुअली ये जो इनकी जो मदरलैंड थी, यानी कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रभुत्वता को लेकर के एक तरह से लड़ाइयाँ चल रही थी कि कौन इस पर कब्जा करेगा, कौन इस पर। तो वहाँ का ये पूरा जो अपने अंदर एक तरह से झगड़ा भरे हुए थे और यहाँ पे इंडिया में आके निकाल रहे थे, क्योंकि एक जगह जो कि है समझ लीजिए एक तरह से यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बनाया है और इधर साइड पोर्ट बनाया है फ्रांसीसियों ने। तो यहाँ पे शासन करने के लिए इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये ऑस्ट्रिया का सीन था कि ऑस्ट्रिया में ये शासन करना चाहते थे पर वहाँ का झगड़ा जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। अभी यहाँ युद्ध चल ही रहा था और एक तरह से कह सकते हैं बैड लकली इंडिया में भी इन दोनों का आमना सामना हो जाता है, तो पूरा का पूरा गुस्सा ये यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इनके बीच में फर्स्ट कर्नाटक युद्ध हुआ था जो कि 2 सालों तक चला था, 1746 से लेकर के 1748 तक। मेनली इसमें पूछता क्या है कि ये किस संधि के द्वारा शांत कराया गया था। जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध था वो किस संधि के द्वारा शांत कराया गया था, तो उसको हम बोलते हैं एक्स ला चपेल। किसी जगह लिखा हुआ है एक्स ला चपेल संधि और कहीं कहीं लिखा है एक्स ला सापेल संधि। तो एक्स ला सापेल संधि जो कि 1748 में होती है, तब जाके इन दोनों के बीच में ये युद्ध जो है रुकता है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध। पर ज़्यादा दिन तक शांति नहीं रह पाती है, उसके बाद से दोबारा इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं 1749 का। ठीक है, 1749 में दोबारा से मतलब इनके बीच में लड़ाई हो जाती है अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में। इसमें क्या होता क्या, अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांस जो है हार जाता है। तो फिर इसको शांत कराने के लिए पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में। ये अभी फर्स्ट कर्नाटक के युद्ध के जस्ट शांति के बाद ही 1 साल बाद ही शुरू हो जाता है। फिर कुछ दिनों तक इनके बीच में जो है 1-2 साल से शांति रहती है। उसके बाद से क्या होता है, थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है। ठीक है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक युद्ध के बाद क्या होता है, थर्ड वाला हमारा थर्ड कर्नाटक युद्ध होता है। कभी कभी तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में, तो आप आंसर क्या करोगे, 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं और आपका 3 ही संधि भी है इसमें, इन तीनों को शांत कराने के लिए। ठीक है, होता क्या है, थर्ड कर्नाटक युद्ध आता है और 1756 से 1763 तक चलता है। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांस क्या हो
हार जाता है। ठीक है, पर इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि ये किस संधि के द्वारा थर्ड कर्नाटक युद्ध जो है शांत हुआ था। तो ये हुआ था हमारे पेरिस की संधि द्वारा, जो कि 1763 में हुआ था। इसको आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, APP यानी कि एक्सलासापेल, फिर ये पांडिचेरी और ये हमारा पेरिस की संधि, ये तीनों संधि जो थी सन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अंग्रेज़ों का सीन था कब तक, 1763 तक। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, अब हम देखते हैं 1760 में होती है लड़ाई इनकी। सर आयर कूट ने वांडीवास युद्ध में फ्रांस को बुरी तरह पराजित कर दिया था। ये थर्ड कर्नाटक युद्ध के दौरान की ही बात है कि सर आयर कूट, जो कि अंग्रेज के साइड का था, उसने क्या किया था, वांडीवास युद्ध में फ्रांस को पराजित कर दिया था। फिर क्या होता है कि 1763 के बाद फ्रांसीसी बिल्कुल हार जाते हैं, तो उनको जो चंद्रनगर, जो जहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपना किला बनाया होता है, उसको उनको छोड़ के जाना पड़ता है। एक और बात यहाँ पे हम जान लेते हैं कि ये जो टॉपिक मैं आपको बहुत शॉर्टकट में ये सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ कि अंग्रेज़ों का विस्तार किस तरह से हुआ। बाकी जो जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक दिया है, वो सारा का सारा टॉपिक हम एकदम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ताकि वहाँ से कोई चीज़ें जो है आपकी छूटे ना बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो हम टॉपिक वाइज चीज़ों को अच्छे से करेंगे। ठीक, अच्छा, अब हम थोड़ा बहुत बंगाल का देख लेते हैं। बंगाल में अंग्रेज़ों का क्या चल रहा था। तो बंगाल पर कब्जा कैसे किया अंग्रेज़ों ने। एक मुर्शिद कुली खान, जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था बंगाल के बारे में, तो मैंने बताया था मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल में आकर के अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है, जो कि मुगलों के अधीन भले रहता है केवल ऑफिशियल लेवल पे। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान जो कि यहाँ का स्वतंत्र शासक था, और राजधानी क्या थी उस वक्त, ढाका मुर्शिदाबाद। ठीक है, तो यहाँ पे बंगाल में क्या होता है, इजारेदारी प्रथा थी। ठीक है, 1713 से लेकर 1727 तक मुर्शिद कुली खान जो है शासन करता है। फिर इसके बाद इसका दामाद सुजाउद्दीन आ जाता है, जो कि 1727 से 39 तक रहता है। फिर सरफराज खान आ जाता है। होता क्या है, सरफराज खान को अलीवर्दी खान मार के जो है क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। इसके बाद से सिराजुद्दौला आते हैं। सिराजुद्दौला का शासन में होना सबसे इम्पोर्टेंट पूरे इतिहास में माना जाता है, कि क्योंकि इन्हीं के टाइम प्लासी का युद्ध हुआ था। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सिराजुद्दौला जो है, सिराजुद्दौला से अंग्रेज इतने खफा क्यों हो जाते हैं। पहली बात, क्योंकि सिराजुद्दौला को बिल्कुल पसंद नहीं रहता है अंग्रेज़ों का फ्री टैक्स लेकर के जो है क्या करना, अपना व्यापार करना। दूसरी, अपनी मनमानी करना, भारत में कहीं पर भी अपनी किलेबंदी कर देना, ये सिराजुद्दौला को बिल्कुल भी जो है गंवारा नहीं रहता है। तो इस वजह से अंग्रेज़ों और इनके बीच में एक तरह से खटास आ जाती है इनके रिश्ते में। फिर देखिए होता क्या है कि कुछ अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने, जो कि अपनी व्यापारिक कोठी बनवाने के लिए उन लोगों ने अपने किले बनवा लिए थे। ठीक है, तो उसके लिए सिराजुद्दौला उनको सज़ा देते हैं, और सज़ा क्या देते हैं, ये कुछ अंग्रेज़ों को ये काल कोठरी में बंद कर देते हैं, और वो सब उसमें क्या करते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो इस घटना को, ये हुई थी 20 जून 1756 को। इसको ब्लैक होल की घटना कही जाती है। इस वजह से अंग्रेज़ों के अंदर ये हो जाता है कि भैया ये कैसे हो गया, हमारे एक तरह से अंग्रेज़ों को कैसे इसने, भारत शासक ने कैसे कैद कर लिया और मार दिया। तो अब आते हैं सब एकदम, समझ लीजिए हिस्ट्री में जो एकदम बहुत ही बड़ा पुख्ता अपना जगह रखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। अब हम आते हैं प्लासी के युद्ध का जो करता धरता रहता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो रहता है, ये बंगाल के जो नवाब सिराजुद्दौला रहते हैं उनके साथ क्या करता है, लड़ाई करता है। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति जो रहते हैं मीर जाफ़र, रॉबर्ट क्लाइव सेकेंड गेम खेलता है और क्या करता है, मीर जाफ़र से जाके मिल जाता है। बोलता है कि तुम हमें इस युद्ध में जिता दो, बदले में हम तुमको यहाँ का नवाब बना देंगे। लालच में आ जाते हैं मीर जाफ़र, और मीर जाफ़र क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट कर देते हैं। जो सेना मीर जाफ़र की नवाब सिराजुद्दौला की तरफ से गई थी इनके लिए, वो इन्हीं के ऊपर अटैक कर देती है। बदले में क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं और प्लासी की युद्ध अंग्रेज जो है जीत जाते हैं। तो फिर नया गवर्नर, नया नवाब जो है किसको बनाया जाता है, मीर जाफ़र को, क्योंकि इसने क्या किया होता है, अंग्रेज़ों का साथ दिया होता है। फिर होता क्या है, मीर जाफ़र के जो दामाद रहते हैं वो नए शासक बनते हैं 1760 में। ठीक है, तो मीर जाफ़र तो जो रहते हैं वो भाई अंग्रेज़ों के एकदम वो रहते हैं कि गुलाम रहते हैं एक तरह से। पर जो इनके जो दामाद रहते हैं मीर कासिम, वो थोड़े से भाई ये रहते हैं कि हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हमारे राजकाज में कोई भी हस्तक्षेप करे। और अंग्रेज़ों का तो काम ही यही था कि हमें फ्री में बिना टैक्स के व्यापार करना है, सारा का सारा धन लूट के जाना है, कच्चा माल लेके जाना है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मीर कासिम को पसंद नहीं रहती है। तो होता क्या है, मीर कासिम जो है नए नए रूल बनाने लगता है, जिससे अंग्रेज़ों को तकलीफ़ होती है अब कि भाई इसके ससुर को तो हमने ही बनाया था शासक, और ये इसका दामाद जो है हमें ही अब हटा रहा है।
हमें ही अलग किए जा रहा है। तो अब इस वजह से क्या होता है, मीर कासिम एक और काम करते हैं कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपको मिलने बनता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी थी। तो वो यही मीर कासिम थे, नॉट मीर जाफ़र, मीर कासिम, क्योंकि दोनों के नाम के आगे मीर है तो डोंट बी कंफ्यूज। मीर कासिम थे, ठीक है। अब होता क्या है कि मीर कासिम के ऊपर चढ़ाई हो जाती है एक तरह से अंग्रेज़ों की, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुमको हमने ही शासक बनाया है। मीर जाफ़र हो जाते हैं, मीर कासिम एकदम तंग हो जाते हैं। अब क्या करते हैं ये जाते हैं अवध के सुजाउद्दौला के पास, ठीक है। मीर कासिम जो बंगाल के नवाब रहते हैं, ये अवध के सुजाउद्दौला के पास जाते हैं कि भाई हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि इन अंग्रेज़ों से हमको छुटकारा मिल जाए। फिर ये दोनों अपना एक साथ हाथ मिलाते हैं और फिर जाते हैं किसके पास, मुग़ल शासक के पास। मुग़ल शासक के पास जाने के ये दोनों लोग हाथ मिलाते हैं, उसके बाद से जाते हैं मुग़ल शासक के पास। और मुग़ल शासक उस वक्त एक तरह से कह सकते हैं भले ही वीक कंडीशन में था मुग़ल शासन उस वक्त, क्योंकि औरंगज़ेब के जाने के बाद कंडीशन मुग़ल शासकों की उतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल उस वक्त पूरे पैन इंडिया लेवल पे मुग़ल शासन को ही माना जाता था, उन्हीं के अधीन चीज़ों को देखा जाता था। एक तरह से उसको सम्राट माना जाता था पूरे होल इंडिया लेवल पे। तो मुग़ल शासक जो कि उस वक्त रहते हैं शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय उस वक्त रहते हैं। तो ये दोनों लोग जाते हैं इनके पास और इनसे हेल्प मांगते हैं कि क्यों ना हम तीनों मिल जाएं और एक साथ ही अंग्रेज़ों से युद्ध करें, और अगर हमारी जीत हो जाती है तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो शाह आलम भी एग्री कर जाते हैं और ये तीनों जा कर के जो है लड़ाई करते हैं किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। युद्ध होता है, बहुत भीषण युद्ध होता है, पर इस युद्ध का बहुत ही बुरा परिणाम आता है जो कि मतलब हिस्ट्री में एक तरह से बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट होती है। होता क्या है, अंग्रेज़ों की तरफ से लीड कर रहे होते हैं हेक्टर मुनरो, और ये हमारे तीन जो कह सकते हैं पूरी इंडिया एक तरह से लगी हुई है क्योंकि इसमें मुग़ल शासक आ गए हैं। ये युद्ध कहलाता है हमारा बक्सर का युद्ध 1764 का। युद्ध ऐसा होता है कि इसमें तीनों के तीनों जो शासक होते हैं, बंगाल, अवध और मुग़ल शासक, ये तीनों हार जाते हैं और अंग्रेज़ जीत जाते हैं, ठीक है। अंग्रेज़ जीत जाते हैं और अंग्रेज़ों का मतलब उस वक्त खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने किसी छोटे मोटे रियासत को नहीं हराया होता है, खुद मुग़ल शासक को इन लोगों ने हरा दिया होता है। वो बहुत बड़ी हार होती है। ये टर्निंग पॉइंट ये होता है कि इसके बाद से होती है इलाहाबाद की संधि, और एक तरह से पूरी इंडिया पे इनका कवरिंग हो जाता है। पूरी इंडिया पे अंग्रेज़ों का एक तरह से कब्जा मान सकते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले इलाहाबाद की जब संधि होती है 1765 में, क्योंकि ये युद्ध हुआ है तो संधि तो होगी ही, तो उस संधि में आते हैं क्लाइव। 1765 में होता है हमारा इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में क्या होता है कि मुग़ल शासक जो रहते हैं हमारे शाह आलम द्वितीय, उनसे अंग्रेज़ों ने मांग की होती है बंगाल की दीवानी देने की, ठीक है, कि आप बंगाल की दीवानी हमें दे दीजिए। दीवानी का मतलब क्या हो गया कि अब वहाँ बिना टैक्स दिए हुए वो आराम से व्यापार कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक काम को भी देख पाएंगे अब वो, ठीक है। एक तरह से बंगाल पे उनका फुल कब्जा हो गया। और आप जानते हैं कि उस समय बंगाल इज़ अ वेरी फ्लरिश स्टेट, या फिर कह सकते हैं आप इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेट था वो पूरे इंडिया का। एक तरह से रीढ़ की हड्डी अर्थव्यवस्था की वो थी। तो जब उसी को अंग्रेज़ों ने हथिया लिया तो अब भारत के पास एक तरह से कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये होता है 1765 की संधि में। तो ये तो हमने देखा, प्लासी का युद्ध देख लिया और बक्सर का युद्ध, जो कि दोनों इतिहास में बहुत टर्निंग पॉइंट रखते हैं। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि मैसूर में इन लोगों का क्या सीन था अंग्रेज़ों का। शॉर्ट में ही देखेंगे, बाकी चीज़ें जब हम चैप्टर करेंगे, मैसूर में विरोध वाला चैप्टर जब करेंगे हम, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे। यहाँ पे थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं चीज़ों को जो कि फैक्ट वाली हैं, ठीक है। तो भाई होता क्या है कि मैसूर में क्या होता है, मैसूर में हमारे कौन होते हैं, टीपू सुल्तान। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, टीपू सुल्तान जो कह सकते हैं इस्टेब्लिश किए रहते हैं मैसूर को। तो मैसूर में रहते हैं टीपू सुल्तान, और फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 के बीच में। और इसके बाद ये शांत कब होता है, मद्रास की संधि द्वारा 1769 में। सेकेंड मैसूर युद्ध होता है आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में, और ये शांत होता है हमारा मंगलौर की संधि से। और इस टाइम कौन रहते हैं, वारेन हेस्टिंग लड़ रहे होते हैं, ठीक है। और इधर कौन रहता है, टीपू सुल्तान रहते हैं। फिर थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1790 से 92 में, और ये श्रीरंगपट्टनम की संधि से जो है 1792 में ये जो है शांत होता है। और इस टाइम हमारे कार्नवालिस रहते हैं, ठीक है। फिर चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध रहता है, ये होता है 1799 में, जिसमें कि हैदर अली क्या होते हैं,
मारे जाते हैं। और इसमें गवर्नर जनरल अंग्रेज़ों की तरफ से कौन होता है? लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो हमने ये युद्ध देख लिया। अच्छा, ये बेसिकली इस युद्ध में कौन कौन इन्वॉल्व था आंग्ल मैसूर युद्ध में? तो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान और उनकी मृत्यु के बाद से हैदर अली, ये दोनों तो इन्वॉल्व थे ही, पर जो आग लगाने वाला काम कर रहे थे वो हैदराबाद के निजाम कर रहे थे। कभी वो मैसूर की तरफ आ जाते हैं तो कभी वो अंग्रेज़ों की तरफ चले जाते हैं। इस वजह से युद्ध की कंडीशन डगमगा जा रही थी और युद्ध के जितने भी चांस मैसूर की थी वो सब नेगेटिव में चला जा रहा था और मैसूर के शासक हार जा रहे थे, क्योंकि खुद हैदराबाद के निजाम जो है अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अंग्रेज़ों का एक तरह से विस्तार देखा कि क्या क्या लड़ाइयाँ लड़के और किस तरह से उन्होंने कैसे कैसे अपने किले वगैरह बनाए और किस तरह से उनका जो है एक तरह से इंडिया में अपने एक तरह से पुख्ता पकड़ हो गई उनकी। अब हम देखते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसका हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। कह सकते हैं यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, तो बात करें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, तो अंग्रेज़ों का शासन हमारे इंडिया में 1600 से 1700 के बीच में तो उतना अच्छा नहीं था। वो एक तरह से व्यापार के मकसद से आए थे, पर 1700 के बाद से उनका शासन एक तरह से इंडिया के ऊपर होने लगा। वो केवल बिजनेस के पर्पज़ से नहीं अब यहाँ पे थे, अब उनका पर्पज़ था इंडिया के ऊपर शासन करना। और शासन भी इतना क्रूरतापूर्वक कि इंडिया के लोग कभी उनको अपना समझ ही नहीं पाए। वो इंडिया को केवल लूटना जानते थे, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 1857 की जो क्रांति रहती है उसके पहले भी बहुत छिटपुट आंदोलन हुए थे इंडिया में। बहुत जगह जनजातियों ने आंदोलन किया, बहुत जगह बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे कह सकते हैं देश के लोगों ने बहुत सारे आक्रमण आंदोलन वगैरह किए। पर पैन इंडिया लेवल पे जो आक्रमण हुआ था, जो आंदोलन, सॉरी आक्रमण नहीं, जो आंदोलन हुआ था वो था हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे होती है सबसे पहले ये देखते हैं। तो 1856 में अंग्रेज़ों ने एनफील्ड राइफ़ल, एक नई राइफ़ल थी, उसको प्रयोग करना शुरू किया था। इसमें सिस्टम क्या था कि इसका जो कारतूस था ना उसको मुंह से खोलना होता था, और राइफ़ल भरने के लिए सीलन से बचाने के लिए उसको राइफ़ल को उसमें उस बंदूक में चर्बी लगी होती थी, जो कि या तो गाय की होती थी या तो सूअर की होती थी। अब बात ये होती थी, अब यहाँ से आप समझ लीजिए, क्योंकि सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे और उन दोनों के लिए ये दोनों चीज़ करना बहुत ही एक तरह से अपने धर्म के खिलाफ जाने वाली बात थी। तो इसके लिए होता क्या है कि 29 मार्च 1857 ईस्वी में मंगल पांडे, जो कि एक सैनिक रहते हैं, इसका विद्रोह कर देते हैं और ये कहते हैं कि मैं ये बंदूक नहीं छूऊंगा, ये मैंने करना ही नहीं है मुझे। इससे ये साफ मना कर देते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्रांति को, किसी भी युद्ध को करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता का होना बहुत ज़रूरी है। यही सोच करके हमारे क्रांतिकारियों ने, जो हमारे मुग़ल सम्राट रहते हैं उस वक्त, बहादुर शाह जफ़र, उनको पत्र लिखा होता है कि हम आपकी छत्र छाया चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आप इसकी अगुवाई करें। ठीक है, उस वक्त बहादुर शाह जफ़र की स्वास्थ्य कह सकते हैं, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके थे, उतनी अच्छी नहीं थी। तो उनकी तरफ से आते हैं हमारे जनरल बख्त खान, जो कि एक तरह से नेता को पूरे नेतृत्व करते हैं पूरे युद्ध का। ठीक है, फिर होता क्या है कि हर स्टेट से, हर जगह से कोई ना कोई जो है एक तरह से युद्ध की अगुवाई करनी शुरू कर देता है। एक बार देख लेते हैं कि वहाँ जब ये युद्ध हो रहा था भारत में, तो उस वक्त ब्रिटिश का शासन कौन कर रहा था, ब्रिटिश में कौन थे पीएम? तो पाम स्टेन थे, ये लिबरल पार्टी से थे। ये पूछ लेता है कभी कभी 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम स्टेन थे, और किस पार्टी से था? तो लिबरल पार्टी से था। ठीक है, फिर अब हम केंद्र देख लेते हैं, कहाँ कहाँ से कौन से नेता उठे थे। तो नेता के उठने का मतलब है यहाँ पे कि कहाँ कहाँ किस केंद्र से किस नेता ने जो है नेतृत्व की होती है उस युद्ध की। तो दिल्ली से तो हमारे बहादुर शाह जफ़र रहते हैं, पर ये मात्र नाम मात्र के रहते हैं। अगुवाई कौन कर रहा होता है? बख्त खान। और जब ये विद्रोह होता है, पूरे अच्छे खासे लेवल पे होता है, तो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज जाते हैं। तो कौन सा अंग्रेज गया रहता है यहाँ पे दिल्ली में विद्रोह को दबाने? तो ये निकोलसन रहता है और हडसन रहते हैं। निकोलसन और हडसन ये दोनों कहाँ गए रहते हैं? दिल्ली में विद्रोह को दबाने गए रहते हैं। और ये क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली में किस अंग्रेज शासक ने जो है विद्रोह को दबाया था? तो निकोलसन और हडसन ने। लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है युद्ध का नेतृत्व संभालती हैं, और यहाँ पे कौन जाता है? हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल जाते हैं। एक और बात, जो निकोलसन और हेनरी लॉरेंस जो कि दिल्ली और लखनऊ में गए रहते हैं, ये अपने जान से हाथ गंवा बैठते हैं, मतलब कि इनकी जान चली जाती है युद्ध में, भारतीय सैनिक इनको मार देते हैं।
और लखनऊ से कौन रहती हैं? बेगम हजरत महल रहती हैं। कानपुर से कौन रहता है? नाना साहब। नाना साहब जो कि धुंधु पंथ इनको बोला जाता है। एक तरह से ये गोद लिए हुए शासक रहते हैं और अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे अंग्रेज़ आते हैं तो उसके बाद से डलहौजी की नीति वगैरह आती है, तो इसमें ये बोल देते हैं कि भाई गोद लिए हुए जो नेता हैं वो वहाँ के शासक नहीं हैं क्योंकि वो गोद लिए हुए हैं। तो इसका एक तरह से ये अपना भी इनका वो ग्रजेस रहती हैं इनके मन में, नाना साहब के मन में, कि अब हम इसका भी बदला ले लेंगे। तो नाना साहब रहते हैं, साथ में इनके कौन होता है? तात्या टोपे रहते हैं। ये लोग कानपुर से मोर्चा संभाल रहे होते हैं और यहाँ पे कौन दबाने आता है विद्रोह को? वो रहता है कैंपबेल। ठीक है। झांसी से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। तो रानी लक्ष्मीबाई यहाँ झांसी से नेतृत्व करती हैं और यहाँ पे कौन विद्रोह को दबाने आता है? ह्यूरोज आता है। और इलाहाबाद से लियाकत अली रहते हैं और यहाँ पे कर्नल नील आता है विद्रोह को दबाने। जगदीशपुर से कुंवर सिंह आते हैं। ये जो कि कुंवर सिंह जो कि आपके बहुत एक तरह से इतिहास में इनका बहुत बड़ा वो है, रोल है कह सकते हैं। इन्होंने जगह जगह जाके लोगों को रात रात में लोगों को एक तरह से आगाह किया था, उनको देश के प्रति एक तरह से जागरूक किया था कि हमें अंग्रेज़ों के प्रति लड़ना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए। तो हमारे जगदीशपुर से कौन रहते हैं? कुंवर सिंह रहते हैं और यहाँ पे विद्रोह को दबाने कौन जाता है? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है। बरेली से खान बहादुर खान रहते हैं, यहाँ हडसन जाता है। और फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला रहते हैं, यहाँ पे कर्नल नील जाता है। और फतेहपुर से अजीमुल्ला रहते हैं और यहाँ जनरल रेनर जाता है। ये तो चीज़ें हो गई कि कहाँ कहाँ से नेतृत्व हुई थी और किसने किसने मोर्चा संभाला था और युद्ध किस तरह से हुआ है। अब हम देखते हैं जो 1857, देखिए एज फाइनली होता क्या है कि अंग्रेज़ों ने पूरे युद्ध को एक तरह से करते करते ये युद्ध पूरा 1 साल तक चला था और पर लास्ट में क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने युद्ध को एक तरह से कुचल दिया होता है। क्योंकि देखिए रीजन क्या है अभी हम नीचे देखेंगे कि क्यों युद्ध असफल रहा और क्या चीज़ें इस युद्ध की कारण भी थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1857 का जो विद्रोह हुआ उसके कारण क्या था। तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और बाहरी घटनाओं का भी प्रभाव था। देखिए अगर राजनीतिक घटना की बात करें तो एक तरह से अंग्रेज़ों की जो विस्तार करने की जो नीति थी, दूसरी डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति। ठीक है। जो इसने राज्य हड़प नीति से सतारा, जैतपुर, संभलपुर, नागपुर इन सबको अपने कब्जे में ले लिया था। फिर गोद लेने की प्रथा, इसने बोला कि जो गोद लिए हुए अगर कोई राजपुत्र हैं तो वो माने नहीं जाएंगे। ठीक है। जैसा कि इनने नाना साहेब के साथ जैसा इन लोगों ने किया था। फिर वेलिजली की जो सहायक संधि थी, जो इनका प्रभावी नियंत्रण था और जो आर्थिक कारक था। देखिए आर्थिक कारण क्या था, इन लोगों ने एक तरह से जो भारत एक तरह से आर्थिक रूप से पूरी तरह से उसका कृषि डिपेंडेंट और जो हथकरघा उद्योग, जो कुटीर उद्योग होते हैं इंडिया में, वो सारी चीज़ों को एक तरह से अंग्रेज़ों ने सप्रेस कर दिया था, बिल्कुल मशीनीकृत कर दिया था। और फिर इंडिया के लोगों को एक तरह से बस अपना मजदूर बना के रख लिया था। क्योंकि जितने भी कच्चे माल होते थे वो तो ये लोग इंडिया से बाहर भेज देते थे ब्रिटेन में, और वहीं से जो सामान बन के आता था वो इंडिया के मार्केट में उतार देते थे। इंडिया के लोग वही चीज़ें खरीदते थे। तो बेनिफिट दोनों तरफ से अंग्रेज़ों का ही होता था। हमारे यहाँ तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं हो पाता था। ये चीज़ें थी। और भारत के ऊपर बस कच्चे माल का स्रोत भारत एक बन गया था और दूसरी चीज़ भारत के ऊपर थोप करके टैक्स लगा दिया जाता था। तो कुल मिला के इनकी राजनीतिक नीति एक तरह से आक्रोशित करने वाली थी, जिसमें इंडिया का बिल्कुल भी कोई भी प्रॉफिट नहीं था, बस इनका लॉस था और जितना शोषण हो सकता था इंडियंस का ये लोग करते थे। अगर हम सामाजिक धार्मिक की बात करें तो ये लोगों के साथ एक अमानवीय व्यवहार, ये जो गोरे काले का भेद, फिर ऊंच नीच का भेद इन्हीं के टाइम से आया है एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि इनकी जो पॉलिसी थी कि फूट डालो और राज करो, तो फूट डालने के लिए कुछ तो रीजन होना चाहिए। तो ये जाति पात को लेते थे, गोरे काले को लेते थे, ये सब कर करके ये ऊंच नीच ला देते थे और उसके बाद से एक दूसरे को लड़ा देते थे और फिर अपना बेनिफिट निकालते रहते थे। भारतीयों के साथ एक तरह से अमानवीय व्यवहार करते थे। योग्यता की जगह पे धर्म को आधार बनाकर चयन करते थे, ताकि एक धर्म के इंसान को अगर इन्होंने चयन किया तो वो तो शुक्रगुजार हो जाएगा इंडियन का, ब्रिटिशर्स का। पर एक इंसान को अगर धर्म के आधार पे नहीं चयन किया तो उसके मन में कितनी ज़्यादा एक तरह से ग्रजेज आ जाएंगी कि वो दुखी, कितना आक्रोशित वो अपने आप को फील करेगा। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में लड़ाई करा के ये क्या करते थे, अपने लिए बेनिफिट लेते थे। ठीक। दूसरी चीज़, ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। तो जब ये ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे तो भारतीयों को लगा कहीं ये हमारे धर्म को ही ना ख़त्म कर दें। तो इसका भी भारतीयों के अंदर एक तरह से आक्रोश था, तो उसके लिए भी भारतीय लड़ना चाहते हैं। उद्योग का आविष्कार इन लोगों ने ऐसा किया, पूरी चीज़ें मशीनीकृत कर डाली
और भारतीयों को, जैसे कि भी मैंने पहले बताया, कि एक मजदूर बना के रख दिया। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से, ये सामाजिक आर्थिक धार्मिक रीजन थे जिसकी वजह से भारतीय जो है लड़ाई में शरीक हुए। एक तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अपनी जान चले जाने का भी उनको कोई भी भय नहीं था। वो बस अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे। और रीजन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बाहरी घटनाओं का प्रभाव। देखिए क्या हो रहा था, क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था 1854-56 में, जिसमें अंग्रेज हार गए थे। और आंग्ल अफगान जो युद्ध होता है 1838 से 42 में, उसमें भी अंग्रेज हार गए थे। और जो पंजाब का युद्ध 1845 का हुआ था, उसमें भी अंग्रेज हार गए थे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा, देखिए जब इस युद्ध में अंग्रेज हार गए तो भारतीयों को पहले ऐसा लगता था कि भाई ये जो अंग्रेज है ना, ये बहुत ही ताकतवर है, ये तो कभी हार ही नहीं सकते हैं। मतलब भारतीयों के सामने अंग्रेजों की एक जो इमेज थी अजेयता के रूप में थी। मतलब वो कभी हारने वाले नहीं हैं, वो एक बार आ गए हैं तो यहाँ पे ज़िंदगी भर शासन करेंगे, ऐसा इनके दिमाग में था पिक्चर। पर जैसे ही ये युद्ध में अंग्रेजों की हार देखते हैं तो इनको थोड़ा सा मनोबल आता है कि यस, हम इनको हरा सकते हैं, वी कैन डू इट। तो ये चीज़ जो है, ये एक तरह से मोटिवेशन, ये इनर इंस्पिरेशन इनको यहीं से मिलती है कि हम भी जो है अपने देश को बचा सकते हैं। हम भी अंग्रेज़ों को जिस तरह से इन चीज़ों में ये हारा है, हम भी हरा सकते हैं। ठीक है। सैनिक कारण, जो कि एक तरह से चिंगारी वाला काम किया था। कोई भी चीज़ शुरू करने के लिए एक तरह से उसको उजागर करने, उसको एक तरह से कह सकते हैं आक्रोशित करने वाला जो काम था ना, वो यही एनफील्ड बंदूक ही किया रहता है। चिंगारी लगाने वाला जो काम था, ये सैनिक कारण ही रहता है। तो ये कुछ कारण हमने देखे जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। अब हम देखते हैं कि हमारा विद्रोह तो अच्छा खासा हुआ था, पर ये असफल क्यों हुआ। असफल इसलिए हुआ क्योंकि देखिए भारत में उस वक्त या कहीं पर भी 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो आपके लोअर क्लास के लोग होते हैं आर्थिक रूप से, मिडिल होते हैं, फिर क्या होते हैं, एक जो है हायर लेवल पे होते हैं। हायर लेवल को तो अंग्रेज जो है सलामी ठोकते थे, कह सकते हैं उनको अपने साथ कंधे से कंधा मिला के रखते थे। ठीक है, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उन्हीं की रियासत से तो उनको टैक्स लेना है। दूसरी चीज़, मिडिल क्लास के लोग थोड़े बहुत आहत होते थे, पर जिनका शोषण होता था वो तो लोअर क्लास के लोग थे, जो किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग थे। तो एक तरह से उस विद्रोह में केवल किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, सैनिक वर्ग और जो देशभक्ति वाले लोग थे वही शामिल हुए थे। बाकी कुछ तो ऐसी जगह थी कि रियासत शामिल ही नहीं हुई थी। उल्टा उन लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजों का ही साथ दिया होता है। तो ये पहला रीजन था कि विद्रोह में सभी वर्ग शामिल नहीं हुए थे। कुछ वर्ग शामिल हुए थे, कुछ का मतलब ही नहीं था बिल्कुल। दूसरी चीज़, एक संगठित और एकबद्ध विचारधारा का अभाव। देखिए जिसने जिसने लड़ाई की, जो इस युद्ध में शामिल हुआ, सबके अपने अपने रीजन थे। किसी की कुछ ही शिकायत है, किसी की कुछ ही शिकायत है। किसी को आर्थिक शिकायत है तो किसी को राजनीतिक शिकायत है, किसी को अपनी सत्ता की शिकायत है तो किसी को ये शिकायत है कि हमको राजा ही नहीं बनने दिया। किसी की एक राष्ट्र की हित की, एक राष्ट्र को आज़ाद कराने की, भारत को आज़ाद कराने की, ये जो मंसूबे के साथ किसी ने युद्ध नहीं किया। मतलब कुछ लोग हो सकते हैं कि इनकी देशभक्ति वाली विचारधारा हो, पर एक संगठित जो एकबद्ध विचारधारा होनी चाहिए, वो विचारधारा नहीं थी भारतीयों के अंदर। सब अपने अपने कारण से लड़ रहे थे। ठीक है। दूसरी बात, जो डेट ये लोगों ने फिक्स की थी, उस पर ये लोग लड़ाई कर नहीं पाए। हुआ क्या, 10 मई को मान लीजिए इन लोगों ने फिक्स की थी लड़ाई करनी, कि इस दिन ही हम क्रांति करेंगे। तो कहीं पे अप्रैल में ही शुरू हो गई, तो कहीं 1 मई को शुरू हो गई, कहीं 5 मई को शुरू, कहीं पे 20 मई को शुरू हो रही है। तो अंग्रेज़ों को एक तरह से पूरे के पूरे युद्ध को दबाने का पूरा मौका मिल गया, क्योंकि एक ही टाइम पे अगर एक ही दिन पूरा युद्ध हुआ रहता तो अंग्रेज कहाँ कहाँ जाते, क्योंकि भारतीयों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था क्योंकि उस वक्त कह सकते हैं कम्युनिकेट करने का उतना अच्छा मीडियम नहीं था। मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन उतने नहीं होते थे, कि मोबाइल फ़ोन तो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, पर टेलीफोन, तार भेजना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी। और अंग्रेज़ों का अच्छा खासा पूरा पहरा होता था, तो उस वजह से निश्चित समय पे चीज़ें नहीं हो पाई। दूसरी चीज़, देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, मतलब देसी राजा तो खुद ही अंग्रेज को पनाह दिए बैठे हैं, तो वो तो शामिल ही नहीं हुए इस युद्ध में। दूसरी चीज़, सांप्रदायिकता का खेल, कि कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम, हिंदुओं में भी कई जाति धर्म, और उस वजह से कोई किसी जाति को अंग्रेज ज़्यादा वो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, किसी को नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो जिसको सपोर्ट नहीं कर रहा है वो भाई इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा, अगला नहीं करेगा।
तो इस वजह से भी आधे लोग नहीं हुए। फिर संपूर्ण देश में चीज़ें प्रसारित नहीं हो पाई, संपूर्ण देश इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। दूसरी चीज़ कि जितने भी यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट किए थे, जितने भी देशभक्त थे, उनके पास उतने अच्छे शस्त्रास्त्र नहीं थे, और जो सहायक साधन होते हैं जिनकी वजह से वो बम, गोले और अस्त्र शस्त्र, ये चीज़ें जो अंग्रेज़ों के पास थी, घुड़सवार वगैरह, वो हमारे पास नहीं थी। और इनकी जो नीति थी, फूट डालो राज करो, ये एक तरह से भारतीयों के मन मन में बस गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो जो ज़्यादा हावी थी। तो ये कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से हमारा 1857 की क्रांति थी वो एक तरह से असफल हो गई थी। अब हम देखते हैं ये जो क्रांति हुई उसके बाद परिणाम क्या हुआ। अगर हम क्रांति के परिणाम को देखें कि रिजल्ट क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। पहली चीज़ कि ब्रिटिशर्स को एकदम डर हो गया। ठीक है, एक डर तो इनके मन में आ गया कि जिनको हम दब्बू समझते थे वो दब्बू नहीं है, वो आक्रोश हो सकते हैं, वो युद्ध कर सकते हैं और वो हमको भगा भी सकते हैं। ये चीज़ इनके मन में आ गई, तो इन्होंने अब चौकसी और भी बढ़ा दी। चीज़ें क्या हुई कि जितने भी सेना में यूरोपीय सैनिक थे उनकी संख्या बढ़ा दी और भारतीयों की संख्या घटा दी कि विद्रोह ना ज़्यादा ये कर दें। दूसरी चीज़, भारत का शासन जो कि अभी तक कंपनी के हाथ में था, अब वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। अभी तक शासन कौन कर रहा था, कंपनी के हाथ में था। अब ब्रिटिश गवर्नर जनरल का जो पद था अब वायसराय का पद हो गया जब वो क्राउन के हाथ में चला गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इस वक्त देख लेते हैं कुछ बुक्स। एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि इस वक्त रिलीज हुई थी, वी.डी. सावरकर की, जिसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये कई बार पूछता है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी है, तो वी.डी. सावरकर ने लिखी है। अब हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश जो ये हुआ था, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या था। क्रांति की बात नहीं है, ये बात है कि ब्रिटिश राज जब चल रहा था तो उस वक्त क्या सामाजिक क्या आर्थिक प्रभाव चल रही थी। पहली चीज़ तो इन लोगों ने जो 1813 का जो चार्टर एक्ट इनको मिला था उसके तहत ब्रिटिशर्स को पूरा व्यापार में छूट मिल गया था। अगर हम एक तरह से देखना चाहें, एक क्रम देखना चाहें कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया और किस तरह से वो इस पोजीशन पे चले गए और किस तरह से वो भारत के शासक बन बैठे, तो सबसे पहला जो उनकी पूरे उसमें टर्निंग पॉइंट था वो था 1707 का फरमान, जिसके द्वारा उनको व्यापार की छूट मिल गई थी। तो 1707 से 57 तक में जो उनको व्यापार से टैक्स से छूट मिली थी। दूसरी चीज़, 1757 से 1813 तक ये लोग जबरन व्यापार करने लगे थे, अब तुम टैक्स दो या ना दो, क्योंकि जब शासक को ही ये लोग अपने अधीन बना ले रहे हैं तो बात ही अलग है। दूसरी चीज़, फेज़ 2 आता है हमारा मुक्त व्यापार। अब यहाँ पे टैक्स वैक्स की कोई मतलब नहीं थी, ये लोग अपने मन से एक तरफा मुक्त व्यापार करते थे, जहाँ चाहे वहाँ व्यापार करते थे, जितनी चाहे उतने कच्चे माल का जो है ये लोग अपने वहाँ आवागमन करते थे। ठीक है, 1813 से 57 तक। फिर 1860 में भारत एक आयातक बन के रह गया। मतलब क्या करता था, अपने यहाँ से चीज़ों को क्या करता था, मतलब कच्चे माल का एक तरह से इम्पोर्ट करता था। ठीक है, अगर हम एक तरह से देखना चाहें, एक क्रम देखना चाहें कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया और किस तरह से वो इस पोजीशन पे चले गए और किस तरह से वो भारत के शासक बन बैठे, तो सबसे पहला जो उनकी पूरे उसमें टर्निंग पॉइंट था वो था 1707 का फरमान, जिसके द्वारा उनको व्यापार की छूट मिल गई थी। तो 1707 से 57 तक में जो उनको व्यापार से टैक्स से छूट मिली थी। दूसरी चीज़, 1757 से 1813 तक ये लोग जबरन व्यापार करने लगे थे, अब तुम टैक्स दो या ना दो, क्योंकि जब शासक को ही ये लोग अपने अधीन बना ले रहे हैं तो बात ही अलग है। दूसरी चीज़, फेज़ 2 आता है हमारा मुक्त व्यापार। अब यहाँ पे टैक्स वैक्स की कोई मतलब नहीं थी, ये लोग अपने मन से एक तरफा मुक्त व्यापार करते थे, जहाँ चाहे वहाँ व्यापार करते थे, जितनी चाहे उतने कच्चे माल का जो है ये लोग अपने वहाँ आवागमन करते थे। ठीक है, 1813 से 57 तक। फिर 1860 में भारत एक आयातक बन के रह गया। मतलब क्या करता था, अपने यहाँ से चीज़ों को क्या करता था, मतलब कच्चे माल का एक तरह से इम्पोर्ट करता था। ठीक है, अब 1860 में कंडीशन ये हो गई थी कि भारत एक आयातक बन गया था, जो कि इसके पहले भारत को सोने की चिड़िया बोली जाती थी। क्यों? क्योंकि भारत आर्थिक रूप से हर तरह से बहुत ही ज़्यादा संपन्न था, उसके पास इतनी चीज़ें थी कि वो सब कुछ अपना कर सकता था। पर 1860 में 60 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एकदम खोखला कर दिया था और भारत एक आयातक बन के रह गया था। ठीक है, और इसके बाद से भारत का ही माल विदेश में उत्पाद बनाकर बेचा जाता था, यही पूंजीवाद चलता था। जैसे मैंने बताया अभी कि भारत एक कच्चे माल का सोर्स
बन के रह गया था उस वक्त, और कच्चा माल यहाँ से जाता था विदेश की तरफ, और विदेश से वही चीज़ प्रोडक्ट बन के आती थी और इंडियंस को वही चीज़ें खरीदनी पड़ती थी। तो दोनों तरफ से बेनिफिट केवल ब्रिटिशर्स का होता था और दोनों तरफ से लॉस केवल इंडियंस का होता था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमने पूरा ब्रिटिश राज एक तरह से पढ़ लिया, उसका रीजन, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट और भी सारी चीज़ें देख ली, और सारा का सारा ब्रिटिश राज का अभ्युदय, फिर 1857 की क्रांति पूरी की पूरी देख ली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और इसके बाद से हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।